नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। औरंगाबाद में एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एएनसी एमआईडीसी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने पूर्व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई और नारायण राणे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर में कोई नया उद्योग नहीं लाया गया है। एक पत्र दिलं, कोई रिप्लाय नाही, दुसरा दिला काही रिप्लाय नाही, तिसरा दिला काही रिप्लाय नाही। मग जेव्हा विधानसभेमध्ये मागच्या 2-4 दिवसामध्ये आम्ही बघत होतो की सर्व एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत आहे। मग मी म्हटलं की भ्रष्टाचार सिलेक्टिव्ह कसा होऊ शकतो, हेही एक भ्रष्टाचार आहे। मी सगळं पुरावे सहित आपल्याला देत आहे आणि माझ्या एका रफ एस्टिमेट प्रमाणे 1000 कोटी रुपये कमीत कमी सुभाष देसाई साहेबांनी कमवले असेल। नारायण राणे साहेब सुद्धा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर होते। त्यांनी किती पैसे आणि कशा प्रकारे त्यांनी इंडस्ट्रियल लँडचं कन्व्हर्जन केलेला आहे, ते नियमाप्रमाणे केलेला आहे का नाही केलेला आहे मला माहित नाही आहे। पण देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी बक्षी नावाच्या एका अधिकाऱ्याची कमिटी नेमली होती की त्यांनी हे जेव्हा सुभाष देसाईवर आरोप आले होते की हे इंडस्ट्रियल लँडचं कन्व्हर्जन करत आहे, तर त्यांनी हे बक्षी साहेबांना अपॉइंट केलं कमिटी। त्या बक्षी साहेबांनी रिपोर्ट दिली आणि त्यांनी सांगितले आपल्या रिपोर्टमध्ये की 5% 10% केसेसमध्ये आम्हाला समजता येईल की मिनिस्टर आपला डिस्क्रिशनरी पॉवर यूज करू शकतो। पण अशा प्रकारे समोसे मागच्या 15 वर्षामध्ये एका रिपोर्ट प्रमाणे 32,000 हेक्टर जमीन इंडस्ट्रीची ते कमर्शियल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आली आहे किंवा रेसिडेन्शियल मध्ये कन्वर्ट करण्यात आलेली आहे। तर हे मोठा स्कॅम नाही आहे तर काय आहे। आता माझी एक विनंती आहे, एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्र फडणवीस साहेब असू द्या किंवा उद्धव ठाकरे साहेब असू द्या किंवा अजित पवार साहेब, हे सगळ्यांना मी एक माहिती। विरोधी पक्ष नेता अजित पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए विभिन्न सवालों का जवाब दिया है, सुनाएंगे। आज अंतिम आठवडा प्रस्ताव त्यांनी घेतला। आम्ही त्यांना आग्रह करत होतो सगळ्या विरोधी पक्षाच्या वतीनं की तुम्ही 3 आठवडे अधिवेशन घ्या। त्यांना असं वाटलं होतं की 25 डिसेंबर ख्रिसमस झाल्यानंतर पुढच्या आठवड्यात म्हणजे हा चालू आठवड्यामध्ये जास्त कोणी लोकप्रतिनिधी येणार नाही। परंतु पत्रकार मित्रांनी तुम्ही पण सगळ्यांनी बघितलं की उपस्थिती व्यवस्थित त्या ठिकाणी होती। काल फक्त अपवाद होता कारण खारगे साहेब स्वतः मुंबईला आले होते आणि त्याच्यामुळे काँग्रेसचे काल थोडेसे कमी लोक उपस्थित होते। पण त्यांनी मांडताना म्हणाले की आपण घेऊ 3रा आठवडा, परंतु नंतर त्यांनी आजच अंतिम आठवडा घ्यायचं ठरवलं। शेवटी बहुमताच्या जोरावर त्यांनी ते केलेलं आहे, परंतु आम्हाला ते मान्य नाही कारण विदर्भातले 1 आठवडा अजून प्रश्न विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित भाग ह्याची चर्चा झाली असती तर त्याला न्याय देता आला असता असं आमचं स्पष्ट म्हणणं आहे। नंबर 1, आज अंतिम आठवडा प्रस्ताव त्यांनी घेतला। कांग्रेस पार्टी से निकाले जाने के बाद 24 साल बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पुणे के कांग्रेस भवन पहुंचे। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा कांग्रेस में उठाने के बाद पवार को पार्टी से निकाला गया था। उसके बाद पवार ने एनसीपी की स्थापना की और अब 24 साल बाद पवार कांग्रेस भवन पहुंचे, जहां कांग्रेस भवन में आयोजित प्रदर्शनी को पवार ने भेंट दी। वहीं शरद पवार ने अनिल देशमुख की जमानत पर प्रतिक्रिया दी है। जे काही निर्णय त्यांनी घेतले त्या ज्या यंत्रणा त्या यंत्रणेच्या संबंधी अधिक माहिती एकत्रित करून मी आणि संसदेचे आमचे काही सिनियर सहकारी, गृहमंत्री आणि सत्यनारायण प्रधानमंत्री यांच्याची बोलणं आहे। आमच्या काही सहकार्यांना यातून सहकार्य सहन करावं लागलं, इतरांना ती स्थिती येऊ नये त्यासाठी आमचा हा प्रयत्न। साहेब, मनी लॉन्ड्रिंगच्या कायद्यासंदर्भामध्ये पुन्हा एकदा रिव्ह्यू व्हावा किंवा सुप्रीम कोर्टानं त्याच्यावरती रिव्ह्यू घ्यावा अशी एक मागणी होते। आज पृथ्वीराज चव्हाणही सकाळी तेच म्हटले। ज्या मागणी होती आम्ही पार्लमेंटमध्ये आणि त्या पार्लमेंटमध्ये आणि आणखी काही सहकार्य त्या संबंधी काय बदलाव आणता येईल या प्रकारचा प्रयत्न निश्चित करायचा। त्या कारणाला आम्ही विशेषतः
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर सुर्खियों में आए एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ प्राप्त अलग अलग शिकायतों के साथ साथ उन शिकायतों की वर्तमान स्थिति पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट एनसीबी से मांगी थी, लेकिन एनसीबी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत सूचना देने से इनकार कर दिया। इसके खिलाफ अनिल गलगली ने प्रथम अपील दाखिल की है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, जो अलग अलग शिकायतें हैं, उसकी जानकारी हमने एनसीबी के पास मांगी थी। हमें एनसीबी ने जानकारी देने से इनकार इसलिए किया, उनका दावा था कि आरटीआई की धारा 24 के तहत ये जानकारी नहीं दे सकते, जबकि इस तरह की जानकारी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि ये मामला भ्रष्टाचार से और उसके अलग अलग एंगल से जुड़ा हुआ है। हमने इस पूरे मामले को लेकर प्रथम अपील दायर की है। हमारा इतना ही कहना है कि एनसीबी जो एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आती है, जो मामले होते हैं, उसकी जानकारी देनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में ऐसे एक मामले में इस तरह की जानकारी देने से इनकार न करते हुए ये जानकारी देने के लिए आदेश जारी किया है। हमारा इतना ही कहना है कि ऐसी जानकारी को अगर वेबसाइट पर डालते हैं तो आम नागरिकों को भी पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या मामला है। मुंबई में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस तरह तरह से वाहन चालकों को जागरूक कर रही है। फिर भी वाहन चालकों के द्वारा जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके मौत को गले लगाने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी के चलते अब कल्याण में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ युवा वर्ग आगे आए हैं, जो चालकों में जन जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार से अनोखे प्रकार के डांस करके आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। इन ट्रैफिक डांसरों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने ये ट्रैफिक डांस का तरीका ढूंढा है। त्याचं सेवन सुद्धा कुठे होता कामा नये। बेसिकली लीगल टायमिंग्स मध्ये आणि योग्य पद्धतीने आपण नववर्षाचं स्वागत करावं। नवी मुंबई पोलीस बुल्ढाना भूमि अधिग्रहण मध्यम परियोजना के डिप्टी कलेक्टर भीखाजी घुगे को कार्यालय लिपिक खरात और वकील अनंत देशमुख के साथ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। वादी के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद डिप्टी कलेक्टर भीखाजी घुगे ने विरासत के अधिकार के अनुसार मुआवजा दिलाने के लिए 10% के रुपए में 2,10,000 रुपए की रिश्वत मांगी है। माझ्या गावातील जी गावचा निवाळा झालेला आहे शेतीचा, त्यामध्ये श्री रवींद्र रामदास देवकर यांचं नाव निवाड्यातून सुटलेलं होतं। त्याच्याऐवजी दोघं भाऊ आहेत ते, त्याच्याऐवजी राजेंद्र रामदास देवकर हे नाव आलं होतं। त्यात निवाड्यात दुरुस्त करण्यासाठी आम्ही माननीय श्री घुगे साहेब उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम प्रकल्प यांना 20,000 रुपये देऊन संबंधित निवाळा हा आम्ही दुरुस्त करून घेतला। आता त्यानंतर त्यात पेमेंट टाकण्यासाठी माननीय घुगे साहेब यांनी 2 लाखाची मागणी आम्हाला केली होती। ते आम्ही पूर्ण करण्यासाठी सोमवारला आलो होतो। त्यांनी सांगितलं तुम्ही बुधवारी या पैसे घेऊन मी तुमचं 8 दिवसात काम करून देतो। तर आम्ही आज सोमवारला अँटी करप्शन ब्युरो यांच्याकडे कंप्लेंट दाखल। मुंबई शहर के लोग 2022 को विदाई देने और नए साल का जश्न मनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन कोरोना महामारी के बाद शहर में नए साल का जश्न पुलिस महकमे के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर साबित हो रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर के मौके पर शहर में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम और पार्टियां आयोजित होंगी। हालांकि इसके लिए पुलिस तंत्र तैयार है। कहा जा रहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली लीगल टायमिंग्स मध्ये आणि योग्य पद्धतीने आपण नववर्षाचं स्वागत करावं। नवी मुंबई पोलीस आपल्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध आहे। आता त्याचं सेवन सुद्धा कुठे होता कामा नये। बेसिकली लीगल टायमिंग्स मध्ये आणि योग्य पद्धतीने आपण नववर्षात। औरंगाबाद के ज्ञानाडा इंग्लिश मीडियम स्कूल औरंगाबाद के 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र भार्गवी
नामदेव कराड ने हाल ही में बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग प्रतियोगिता में 4.50 सेकंड में एक लैप में 41.75 मीटर की दूरी तय कर कांस्य पदक जीता है। भार्गवी की हर ओर से सराहना की जा रही है। नॅशनल लेवलचा हा पहिलाच अटेम्प्ट होता। मी ह्याच्या अगोदर स्टेट्स 4-5 वर्ष खेळलेली आहे आणि तिथे अख्ख्या भारतातले सगळ्याच राज्यातले खूप टॉप लेवलचे आणि असे स्ट्रॉंग स्केटर्स आलेले होते। त्यांच्यामध्ये खेळणं मला फार टफ वाटलं कारण की पहिलीच वेळ होती, पण मी माझ्या मेहनतीवरती विश्वास ठेवला आणि आज मला मेडल भेटलं आणि मी त्याच्याबद्दल फार खुश आहे। मी लहान असताना फारच घरात गोंधळ घालायचे, त्यांना घरच्या स्केटिंगला येते, प्रॅक्टिस करते। ती संध्याकाळी 6 ते 9 वाजेपर्यंत ट्रॅकवर प्रॅक्टिस करते। सकाळी 2 तास ती इंडिव्हिज्युअल प्रॅक्टिस रोडवर करते। तिचा जवळपास 6 तास ते 5.5 ते 6 तास तिचा सराव रोजचा असतो। यवतमाल से बाल विवाह की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर क्यों एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसा किया जाता है, क्यों देश की हर लड़की को समान अधिकार नहीं मिल पाता। दरअसल हम बात कर रहे हैं मारेगांव तालुके की एक ऐसी लड़की की जो कि नाबालिग थी जब उसकी शादी कर दी गई और वो नाबालिग लड़की अब गर्भवती है। बता दें कि कानून के तहत बाल विवाह एक अपराध है। हालांकि ये बात लगातार सामने आ रही है कि माता पिता कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। यवतमाल जिले के मारेगांव तालुके के करनवाड़ी में बाल विवाह के कारण एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की 4 माह से गर्भवती हो गई है। इस घटना के सामने आते ही पीड़िता की मां समेत उसके पति के खिलाफ मारेगांव थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। मारेगाव पोलीस स्टेशन येथील करनवाडी या गावामध्ये एक प्रकार घडला होता, ज्याच्यामध्ये आपण CR नंबर 497 24 तारखेला या महिन्याच्या आपण 376 भादवी तसेच सहकलम 4-6 पॉक्सो ॲक्ट व कलम 9-10 बालविवाह कायदा या अंतर्गत गुन्हा दाखल केलेला आहे। सदरची जी पीडिता मुलगी आहे ती 4 महिन्याची गर्भवती राहिल्यामुळे आणि ही पीडिता 12 वर्षाची असल्यामुळे सदराखालील सेक्शन। अगली खबर बुल्ढाना से है, जहां जलगांव जामो तालुका में नौकरी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। 2 महीने पहले शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन लड़की की जांच नहीं की गई थी। इसी मामले में आजाद हिंद संगठन के संस्थापक अध्यक्ष के नेतृत्व में विरोध स्वरूप कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान सतीश चंद्र रोठे ने कहा कि जिले में महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये महिलांचा सन्मान झाला पाहिजे, महिलांचं संरक्षण झालं पाहिजे, यासाठी आम्ही मागील 1 वर्षापासून शासन प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार करत आहोत। परंतु नुकतीच जळगाव जामोद या ठिकाणी एक लाजिरवाणी बाब घडलेली आहे। एका अल्पवयीन मुलीला नोकरीचा आमिष दाखवून फूस लावून पळून देण्यात आलं। 2 महिन्यापूर्वी तक्रार देण्यात आली, अद्याप साधी चौकशी करण्यात आलेली नाही, आरोपींचा शोध लागलेला नाहीये। अशा कित्येक महिलांचं अज्ञान मुलींचं अपहरण बुलढाणा जिल्ह्यात झालेलं आहे। हा राष्ट्रमाता मा जिजाऊ साहेबांचा जिल्हा आहे। या जिल्ह्यामध्ये महिलांचा सन्मान होत नसेल तर महाराष्ट्रात कसा होईल? ही लाजिरवाणी बात, खेदजनक बात आम्ही सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेब यांच्या मुंबई में एनसीबी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एनसीबी की टीम ने मुंबई से सटे ठाणे रेलवे स्टेशन के पास छापेमारी करते हुए 4 किलो चरस बरामद किया है। पकड़े गए चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 8 लाख रुपए बताई जा रही है। सांगली उत्सव में भारत का सबसे बड़ा पैंट दर्शाया गया। इस पैंट की ऊंचाई 26 फीट और कमर
15 फीट है। ये पैंट 28 फरवरी 2022 को वर्ल्ड टेलर्स डे मनाने के लिए बनाया गया था। मिराज में इमरान मालिद वाले और स्टाइल अप टेलर्स की उनकी टीम ने इस ओवरसाइज्ड पैंट्स को डिजाइन किया है। मी इम्रान मलिदवाले, स्टाइल अप टेलर मिरज। भारतातील ही सर्वात मोठी पॅन्ट आज आपण इथं प्रदर्शनामध्ये मांडलेली आहे। रिसोर्सच्या संयोजकांना आपल्यापाशी ती पॅन्टची मागणी केली होती। ही पॅन्ट ॲक्च्युअलमध्ये 28 फेब्रुवारी मागच्या वर्षी 28 फेब्रुवारी पॅन्ट तयार केलेली आहे। ही पॅन्ट करण्याचा उद्देश होता 28 तारखेला वर्ल्ड टेलर्स डे असतो, ते निमित्त साधून आपण काय तर नवीन करावं या हिशोबानं आमचे मित्र, सांगलीचे मित्र शाहबाज झरे ॲरो मास्टर आणि मिरजेचे आमचे मित्र जमीर टेलर, टायमेश टेलर यांच्याशी आम्ही ही संकल्पना मांडली आणि आम्ही 2-3 जण मिळून ही पॅन्टची संकल्पना उतरवण्यासाठी प्रयत्न केला। या पॅन्टला आम्हाला सर्वसाधारण 6 दिवस ते 5 ते 6 दिवस महाराष्ट्र के नासिक जिले से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां के गंगापुर इलाके में एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर हमला कर दिया और यह हमला किसी लाठी डंडे से नहीं बल्कि सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली धारदार वस्तु से किया गया है। तो वहीं इस हमले में महिला डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गई है। हालांकि पुलिस ने हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रपुर अब उड़ता चंद्रपुर के रास्ते पर है और वर्तमान में शहर में नशे की बिक्री हो रही। नए साल के मौके पर चंद्रपुर पुलिस ने गांजा बेचने वालों के यहां छापेमारी कर करीब 2 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक परदेशी के निर्देशानुसार वर्तमान में चंद्रपुर पुलिस एक्शन मोड में है। ऑपरेशन क्लीन के माध्यम से जिले में चल रहे अवैध कारोबार पर कार्रवाई की जा रही है। पोलीस स्टेशन चंद्रपूर शहर हद्दीमध्ये अवैध धंद्याच्या संबंधाने पेट्रोलिंग करत असताना अशी खबर मिळाली की बिनबाग गेट एरियामध्ये संजय डोंगरे व त्याची पत्नी हे चोरून गांजा विकत आहेत। या खबरेवरून माझे गुन्हे शोध पथकाचे कर्मचारी आणि अधिकारी तिथे गेले आणि दारू आणि याच्याबाबत झडती घेतली असताना तिथं आम्हाला 1755 ग्राम म्हणजे 1 किलो 755 ग्राम गांजा किंमत 34,000 रुपये, नगदी विक्रीचे 6,590 रुपये व एक मोबाईल आणि त्या मोबाईलचा वापर याच्यासाठी होत होता की ग्राहकांना दिल्याच्या नंतर ऑनलाईन पैसे घेतले जायचे त्या मोबाईलच्या माध्यमातून। असा एकूण आम्हाला 50,590 रुपयाचा माल मिळालेला आहे। आम्ही मुंबई की कांदिवली यूनिट 11 क्राइम ब्रांच ने फर्जी विदेशी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 डायरेक्टर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें आपको बताते चले कि 4 करोड़ का चूना जिन्होंने लगाया है। 6 गिरफ्तार किए गए हैं। 50 से ज्यादा को नोटिस भेज दिया गया है, जिनके पास से पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क सहित लैपटॉप और सॉफ्टवेयर जब्त किया गया है। उनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि उनका एक वेबसाइट www.webdunsmith.com ये वेबसाइट से वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड भेजते थे और ऐड में ये बताते कि आप करेंसी ट्रेड, कमोडिटी ट्रेड इसमें पैसा इन्वेस्ट करो और आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जब वो लोग इन्फॉर्मेशन उस पर फिल करते तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कॉल सेंटर में जाती थी और कॉल सेंटर में जाने के बाद इमीडिएट वो बंदे को फ़ोन करते थे और फ़ोन करने के बाद उसको जो एकदम इंड्यूस करते थे, उनको बताते कि भाई आप ये पैसा इन्वेस्ट करो, आपको मिनिमम $200 इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा किधर नहीं जाएगा, हमारी कंपनी आपकी सिक्योर करेगा पैसा। और वो वेबसाइट पे जो पैसा कस्टमर ने ऑनलाइन भरा है वो पैसा
मुंबई के नासिक जिले में सड़क हादसे की खबर सामने आई है, लेकिन खास बात यह है कि इस हादसे की वजह से नकली नोट का जखीरा भी पुलिस को बरामद हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि नासिक के अंबड़ इलाके में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को हादसे की शिकार एक गाड़ी से करोड़ों रुपए के नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर नकली नोट के जखीरे को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।